पाकिस्तान की तारीख पर नज़र डालें तो साजिशें ही साजिशें नज़र आती हैं। कुछ साजिशें पकड़ी गईं तो कई का आज तक कोई सिरा तक ना मिल सका। सियासतदान, फ़ौज, ब्यूरोक्रेट, हत्ता के शायर, ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहा है, और जब कोई और साजिश ना हो रही हो तो जाहिर है यहूदी साजिश ही चल रही है। अगर यूँ कहा जाए कि पाकिस्तान में सियासत कम और साजिशें ज़्यादा हुई हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि लोगों ने सियासत को ही साजिश का नाम समझा है, तो गलत ना होगा। इन साजिशों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इदारे तबाह हो गए हैं, पाकिस्तान की इकानमी गिर गई है। कुछ साजिशों ने मुल्क की सियासत तो क्या, मुल्क की जियोग्राफी भी बदल कर रखती है। आइए ज़रा इन साजिशों की फहरिस्त पर एक नज़र डालते हैं। आजकल हम डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहे हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये तजर्बा कैसा रहा। पहली बड़ी साजिश 1951 में पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ हुई। इस साजिश का स्क्रिप्ट मेजर जनरल अकबर ख़ान ने तैयार किया था। ये साजिश रावलपिंडी साजिश के नाम से मशहूर है, जिसमें 11 फ़ौजी अफसरान और 4 सिविलियन शामिल थे। मशहूर शायर और दानिश्वर फैज़ अहमद फैज़ भी इस साजिश का हिस्सा बने। वो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता थे। साजिश ये थी कि लियाकत अली ख़ान की अमरीका नवाज हुकूमत का तख्त उल्टिया जाए और मुल्क में गरीब दोस्त कम्युनिस्ट निज़ाम लाया जाए। उस दौर में रूस और चाइना में कम्युनिस्ट इनकलाब ताज़ा था और सारी दुनिया में ही कम्युनिस्ट तहरीकें चल रही थीं। साजिश का ये मंसूबा नाकाम रहा, क्योंकि अकबर खान के एक ही साथी ने सारा बांडा फोड़ दिया और हुकूमत ने सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। 18 माह तक अदालत में खुफिया ट्रायल चलता रहा और फिर अदालत ने मास्टरमाइंड अकबर खान, फैज़ अहमद फैज़ और दीगर को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इन सब लोगों के वकील बने हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो एक ज़बरदस्त सियासतदान होने के साथ साथ वकील भी थे। 1955 तक हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन गए। उनके वज़ीर आज़म बनते ही अदालत ने रावलपिंडी साजिश केस में मुजरिमों की अपील मंजूर करते हुए उनकी सज़ा को भी माफ़ कर दिया। अब अदालत का पहला फ़ैसला ठीक था या दूसरा, इस बहस में क्या जाना। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि ये साजिश किसी मकसद के लिए की गई थी, किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं। हमारे लोगों ने पब्लिक के फ़ायदे की खातिर कुछ कर गुजरना तो ना सीखा, लेकिन इतना ज़रूर सीख लिया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करके ख़ुद हुकूमत बनाई जा सकती है। अगरतला साजिश केस ने तो पाकिस्तान का जोग्राफिया ही बदल डाला। जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए थे तो पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। एक मशरकी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, तब पाकिस्तान का हिस्सा था और 50% से ज़्यादा आबादी वाला हिस्सा था। यही वो जगह थी जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वजूद में आई थी, जिसने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान की GDP का बहुत बड़ा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान की चाय, पटसन, मछली, चावल वगैरह की पैदावार से हासिल होता था। लेकिन फिर हुआ यूँ कि हमारी एलीट ने बहुत देर तक मशरकी पाकिस्तान को उनका हक ना दिया। उनकी ज़ुबान को काफ़ी देर तक सरकारी ज़ुबान ना बनाया गया। उन इलाकों की फसलों से जो आमदन वगैरह होती थी, उनको भी मगरबी पाकिस्तान, मतलब आज का जो पाकिस्तान बचा है, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। जब भारत ने देखा कि मशरकी पाकिस्तान में पब्लिक पाकिस्तान के लफ्ज़ के ख़िलाफ़ हो रही है, तो उसने मौके से फ़ायदा उठाया। 1968 में बांग्लादेश के अवामी लीडर शेख मुजीबुर रहमान के कुछ साथी भारतीय खुफिया एजेंसी के अफसरान से मिले। यह मुलाकात भारत के इलाके अगरतला में हुई थी। माना जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान के साथियों ने इस मुलाकात में पाकिस्तान से अलहदगी के लिए मदद मांगी थी और फिर शेख मुजीब ही बांग्लादेश के बानी भी बने, जैसे पाकिस्तान के बानी कायद आज़म हैं। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में ISI चीफ थे शमसुल आलम। उन्होंने उस वक्त इस साजिश को बेनकाब कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान और उनके 34 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर मशरकी पाकिस्तान से शदीद सियासी दबाव की वजह से उन्हें शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथियों को छोड़ना पड़ा। मगर ये साजिश मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने का सबब बनी। ये भी एक सच है कि बंगालियों में बहुत पहले से ही एहसास महरूमी पैदा हो चुका था। उनको ये लगता था कि मगरबी पाकिस्तान के लोग उनसे सौतेलों जैसा सलूक करते हैं। 1948 में उर्दू को कौमी ज़ुबान का दर्जा देना इस एहसास महरूमी का नुक्ता आगाज़ था। बंगालियों को इतनी ही उर्दू आती थी जितनी हमें बंगाली आती है। फिर बंगालियों के बड़े लीडरान हुसैन शहीद सोहरवर्दी और फजल हक के साथ तज़हीक अमेज़ सलूक किया जाता रहा। सदर अयूब खान ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी की कई बार बेइज्जती भी की, इन्हें गद्दार वतन और इंडियन एजेंट करार दिया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान को ही छोड़ दिया। 1970 के इलेक्शन में शेख मुजीब की अवामी लीग जीती। शेख मुजीब को पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना चाहिए था, लेकिन जनरल याहिया जो उस वक्त सदर बन चुके थे, उन्होंने नताइज कबूल करने से इनकार कर दिया। उल्टा मशरकी पाकिस्तान में चल रहे एहतजाज को कुचलने के लिए अपनी ही पब्लिक पर फौज चढ़ा दी। जब भारत ने देखा कि पब्लिक की अपनी ही स्टेट से शदीद तरीन
नफरत पैदा हो गई है तो भारत ने भी अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी। जब अपनी ही पब्लिक साथ ना हो तो दुनिया की कोई फ़ौज इस इलाके का दिफा नहीं कर सकती। उस वक्त सिर्फ 6 साल पहले 1965 में भारत के छक्के छुड़ा देने वाली फ़ौज ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय फ़ौज के सामने हथियार डाल दिए। हमारे 93,000 फ़ौजी गिरफ्तार हुए, आधे से ज़्यादा मुल्क अलग हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बुरा वक्त था। पाकिस्तान के शायरों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है और कई लिखारियों ने तो पूरी किताबें भर दी हैं। लेकिन क्या फ़ायदा। पंजाबी की एक कहावत है कि हाथों से दी हुई गिरहें दांतों से भी नहीं खुलती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया-उल हक़ ने मार्शल लॉ लगाकर उनकी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया गया। उस वक्त भुट्टो हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की बड़ी तहरीक चल रही थी। ये PNA की तहरीक कहलाती है और मजहबी जमातें भी इस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चला रही थीं। और भुट्टो साहब ने ताज़ा इलेक्शन जीता था। इन इलेक्शंस में टका कर धांधली हुई थी। हर शहर में मुजाहरे हो रहे थे। कोई जमहूरियत के लिए सड़क पर निकला हुआ था तो कोई अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह है कि 4 जुलाई की रात तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपोजिशन के दरमियान मुआहदा तय पा चुका था। अगर अपोजिशन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे तो फ़ौज को वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर कब्ज़ा करने के लिए मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये बात तो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आई, लेकिन कुछ तुकबंदियाँ ज़रूर हैं। पहली अफवाह तो ये मानी जाती है कि मौलाना मौदूदी भुट्टो को कम्युनिज़म की तरफ माइल सेकुलर पॉलिसियों और शराब वगैरह की वजह से इस्लाम मुखालिफ समझते थे। वो बहुत देर से ज़िया-उल हक़ को भुट्टो के ख़िलाफ़ एक्शन पर आमादा कर रहे थे। और दूसरा किरदार नज़र आता है अमेरिका का, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम के ऐलान पर सख्त नाला था। पाकिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। साबिक वज़ीर कानून डॉक्टर मुबशर हसन अपने इंटरव्यूज़ में बारहा बता चुके हैं कि CIA का नंबर 2 मार्शल लॉ से पहले हर जुमेरात को ज़िया-उल हक़ से बाकायदगी से मिला करता था। मार्शल लॉ के दौरान ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर एक सियासतदान अहमद कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया और फांसी दे दी गई। ये अहमद रज़ा कसूरी के वालिद थे और उनके कत्ल का केस उनके बेटे अहमद रज़ा कसूरी ने ही लड़ा था। भुट्टो साहब की फांसी के साथ ही ये साजिश मुकम्मल हुई और आज तक ये नहीं पता चल सका कि कौन असल मोहरा था और कौन असल खिलाड़ी था। अलबत्ता बाद में ज़िया-उल हक़ की हुकूमत में क्या क्या हुआ, इस बारे में हम जनरल ज़िया-उल हक़ की बायोग्राफी वाली वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं। अगर वीडियो देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी बदनसीब तारीख़ में 2 अटक साजिशें भी हैं। पहली साजिश भुट्टो हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च 1973 में हुई। इसमें फ़ौज और एयर फोर्स के कुछ अफसरान भी शामिल थे, जिन्हें बाद में अटक जेल में डाला गया और सज़ाएँ सुनाई गईं। दूसरी अटक साजिश जनरल ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ जनवरी 1984 में हुई। इसमें 14 अफसरान और नामवर वकील रज़ा काज़िम समेत 3 सिविलियन भी शामिल थे। इन पर इल्ज़ाम यह था कि इन्होंने हिंदुस्तान से असला स्मगल किया है और कहीं पर छुपा दिया है, जो बाद में जनरल ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ साजिश में इस्तेमाल किया जाना था। 12 मुल्ज़िमान को अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया गया। 3 को सज़ाएँ सुना दी गईं, जो बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में माफ़ कर दी गईं। सानेहा ओजड़ी कैंप एक साजिश थी या सानेहा, ताहम ये फ़ैसला आप पर छोड़ते हैं कि वो एक साजिश थी या सानेहा। जो भी था, इस सानेहे की होलनाक तबाही के मनाजिर आज भी ऐनी शाहिदीन की आंखें और जहनों में महफूज हैं, जिन्होंने अपने सामने मिज़ाइल और रॉकेट फ़िज़ाओं में उड़ते और घरों और शहरों पर गिरते देखे। ये बात है 10 अप्रैल 1988 की। सानेहे का मुकाम था रावलपिंडी। बताया जाता है कि फैज़ाबाद के करीब ओजड़ी कैंप असला डिपो था, जिसमें तमाम असलाह ज़ख़ीरा किया गया था, जो अमेरिका ने अफ़गान जंग के लिए भेजा था। सुबह 10 बजे के करीब अचानक बारूद की बारिश ने रावलपिंडी के शहरियों पर एक क़यामत ढा दी। अंधे रॉकेट और मिज़ाइल फ़िज़ा में उड़ते हुए किसी भी तरफ मुँह करके लोगों के घरों, दुकानों और प्लाज़ों में टकराते रहे। इस वाक़ये में 103 शहरी जाँ बहक हुए और 1200 के करीब ज़ख्मी हुए। हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद मोहतरम खाकान अब्बासी भी इन्हीं हलाक शुदगान में से एक हैं। आज तक कई लोग ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये महज एक हादसा था। जनरल खालिद महमूद अपनी किताब वर्किंग विद ज़िया में लिखते हैं कि वो सानिया उस वक्त पेश आया जब एक गैर तरबियत याफ्ता टीम असलहे को उस जगह से मुंतकिल कर रही थी। सानिया के हवाले से मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कई सवालात उठाए गए, जैसे कि यहाँ पर ज़ख़ीरा किए गए स्टिंगर मिज़ाइल सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे थे, तो हो सकता है इस तबाही के पीछे सोवियत सीक्रेट सर्विस का हाथ हो।
ओजड़ी कैंप की तहकीकात में भी आज तक कुछ सामने नहीं आया। दाल में कुछ काला तो है, कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन क्या, ये आज तक पता नहीं चल सका। बेनज़ीर हुकूमत का पहला दौर था 1989 में ISI के दो अफसरान मेजर आमिर और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तख्ता उल्टाने के लिए एक साजिश तैयार की थी, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट जेकाल का नाम दिया गया। साजिश ये थी कि बेनज़ीर की हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही मेंबरान को तोड़ा जाए। इस साजिश का मकसद ये था कि नए इलेक्शन करवाए जाएँ और अपनी पसंद के सियासतदान मसलन नवाज शरीफ की हुकूमत बनाई जाए। उस दौर में बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क समझा जाता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ साल पहले ही स्टेट ने उनके बाप को फांसी दी थी। इस लड़की से डरना तो बनता था। मगर हुआ कुछ यूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर मसूद खान के हाथ वो फ़ोन टेप और कुछ वीडियोस लग गई, जिनमें मेजर आमिर और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान को वफादारियाँ बदलने का कह रहे थे। ये साजिश भी नाकाम हो गई और हैरत की बात तो ये है कि ISI के ही स्टिंग ऑपरेशन ने ये साजिश नाकाम कर दी। मगर कुछ ही देर बाद मेजर आमिर और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को टीवी और अखबारात पर इंटरव्यू देते हुए पूरी कौम ने सुना। उन्होंने इस इंटरव्यू में ये कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट जेकाल उस वक्त के सदर, उस वक्त के फ़ौजी चीफ और ISI चीफ के कहने पर किया गया। इस साजिश पर भी आज तक सवालिया निशान ही हैं कि असल में कौन किसके साथ था। मेहरान गेट स्कैंडल पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ एक और साजिश थी, जिसमें जनरल असलम बेग की हिदायत पर जनरल असद दुरानी और जवेद नासिर ने मेहरान बैंक के मालिक यूनुस हबीब के ज़रिए बहुत बड़ी रकम नवाज शरीफ की IJI में शामिल जमातों और अहम रहनुमाओं को बांटी। रकूम तकसीम करने का मकसद 1990 की इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराना और IJI के इत्तेहाद को हुकूमत बनवाना था। ये रकम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, MQM के रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन और जवेद हाशमी ने भी वसूल की। साबिक एयर मार्शल असगर खान ये केस अदालत में ले गए, इसीलिए इसको असगर खान केस भी कहा जाता है। असगर खान केस का फैसला हुआ तो जज ने कहा कि जनरल असलम बेग और जनरल दुरानी ने फ़ौज की साख को बुरी तरह मुतासिर किया है, दोनों को जिम्मेदार करार पाया। ये मई 2011 की बात है। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने उस वक्त अमेरिका के जनरल माइक मोलन को एक मीमो भेजा, जिसमें ये लिखा था कि एबटाबाद ऑपरेशन जिसमें लादेन को मारा गया है, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहती है, उनको ऐसा करने से रोका जाए। ये मीमो मंसूर इजाज़ के ज़रिए भेजा गया था, जो अमरीकी बिजनेसमैन हैं। मगर मंसूर इजाज़ ने खुद ही इस राज से पर्दा उठा दिया और अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम में इसका जिक्र कर डाला, जिसके बाद पाकिस्तानी सियासत और फ़ौज में एक भौचाल सा आ गया। पहले रद्द अमल के तौर पर हुसैन हक्कानी को सफारतकारी से हाथ धोना पड़ा, उन पर मुकदमा चला और पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। आम ख्याल तो यही है कि ये मीमो जरदारी साहब के थ्रू लिखा गया था। आखिर कोई सफ़ीर बैठे बिठाए ऐसी हरकत क्यों करेगा। पाकिस्तान में सियासत करने और साजिश करने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं समझा जाता और गज़ब ये कि हमारे सरकारी इदारे भी इस काम में मुलव्वस हैं। अब आज़ादी के 70 साल बाद यूँ लगता है कि इदारों में भी मैच्योरिटी आ रही है, क्योंकि अब एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने में कमी आई है। अदलिया मजबूत हो गई है और पाकिस्तान की इकानमी भी थोड़ी सी फ्री मार्केट की तरफ गई है। हमारी डायरेक्शन तो ठीक लग रही है, लेकिन रफ्तार अभी थोड़ी कम लग रही है। अब देखते हैं ये रफ्तार तेज़ होती है या नहीं। अभी इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में।